नाज़रीन इकराम, हर गुजरते दिन के साथ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है और किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। फॉर दोज हु आर डायरेक्टली अफेक्टेड, उनके बारे में तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम फरमाए। लबनान में सूरत हाल कशीदा से कशीदा तर हो चुकी है। इसराइल ने इस वक्त हाइड्रा की तरह कई मुहाज खोल लिए हैं। एक जानिब तो वो हौसियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है, जो भी एक प्रॉक्सी हैं, और इसके साथ साथ जो दूसरे मुज़ाहमती ग्रुप हैं जिनको आप ये देख लें कि ईरान बिल वास्ता या बिला वास्ता सपोर्ट करता है, जिसमें हिजबुल्लाह शामिल है, उनके ख़िलाफ़ भी उसका टारगेटेड एक्शन जारी है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब वो आज या कल में कहा जा रहा है कि वो लेबनान को इन्वेड कर देगा। इन्वेड इन अ सेंस के अपनी फोर्सेस को लेबनान में दाखिल कर देगा। तो क्या हिजबुल्लाह उसके लिए तैयार है? फिर उसके साथ साथ जो आप ये देखिए कि ओवरऑल कई बैटल फ्रंट्स पर इसराइल और उसकी खुफिया एजेंसीज़ और उसकी फोर्सेस जो हैं वो बड़ी कामयाबी के साथ आइड से कि इस वक्त अमल पैरा हैं। और ये वो नुक्ता नज़र है, ये वो तरीक़ेकार है जिसने सबको खौफज़दा कर लिया है। पहले जंगें किस तरह से हुआ करती थी, जो लीडरशिप हुआ करती थी वो हाइड आउट्स में चले जाती थी और सब वहाँ पर महफूज बैठ कर आराम से अपने फ़ौजियों को कम्युनिकेशन बरकरार रखते हुए लड़ता हुआ देखते थे और फिर जंग किसी न किसी मनतकी अंजाम तक पहुँचती थी। अब ये जो इसराइल ने अपना एक हाई टेक वेपनरी शो की है और अपनी एक स्किल सेट शो किया है। हमें पता है कि इजरायली एजेंसीज आर वेरी इफेक्टिव एट व्हाट दे डू, लेकिन एक यकीन करें कि आप हैरान हो जाते हैं कि किस तरीके से ये काम मुमकिन था, जिस तरह से इसराइल मुमकिन बनाता आया है। तो उसके बाद अब ये खौफ मुख्तलिफ मुल्कों में ये बैठ गया है कि जब लीडरशिप ही नहीं रहेगी तो बाकी सब तो क्रम्बल हो जाएंगे, एक हेडलेस चिकन की तरह इधर उधर मूव करते रहेंगे। बिकॉज आपने हेड को रिमूव कर दिया तो फिर बाकी क्या रह जाता है? तो ये खौफ है। अब आप ये देखिए कि इस हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत के बाद, इस्माइल हानिया की शहादत के बाद हुआ क्या कि याहिया सिंवार बने हमास के रहनुमा, चीफ बने। और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह अभी ज़ाहिर है कि डिसाइड करी है किसको बनाना है। और जो साहब सेकंड इन कमान है उनको 1992 से तैयार किया जा रहा है कि यू आर सपोज टू बी द नेक्स्ट। तो एक तो ये मसला है। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये खौफ है आयतुल्लाह अली ख़ामनाई, रहबर आला, जो कि ईरान के एक बड़े एक सुप्रीम लीडर भी हैं, रूहानी पेशवा भी हैं, और ख़ास तौर पर ये जो मिलिट्री अफेयर्स हैं या फिर इसके साथ साथ जो फॉरेन अफेयर्स हैं, या जंग कहाँ मुसल्लत करनी है या जंग का किस तरह से दिफा करना है या क्या फ़ैसला करना है, ये भी आयतुल्लाह अली ख़ामनाई और साथ ही साथ उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं ये उनके ज़िम्मे है। तो सदर का उसमें किरदार जो है वो इतना कोई ख़ास नहीं होता। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि आई टोटली बिलीव कि जो इब्राहिम रईसी साहब की शहादत थी, उनके हेलीकॉप्टर का गिरना, उसमें इसराइल मुलव्विस था। हैविंग सेड दैट, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेगा ईरान, वो नहीं हुआ। ठीक है, हम उससे पहले समझते थे कि कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला लेगा ईरान, वो नहीं हुआ। अच्छा, हिजबुल्लाह के साथ मामला अलग है। हिजबुल्लाह के साथ मामला तो ये है कि हम ये समझते थे और ये दुनिया समझती थी कि हिजबुल्लाह बेसिकली एक ईरान को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है, क्योंकि हिजबुल्लाह का चक्कर ये है कि वो लबनान की फ़ौज से ज़्यादा ताकतवर है, जिस तरह से ईरानी असिस्टेंस उसे हासिल रही, और ईरान को किसी ख़तरे की सूरत में हिजबुल्लाह रिटेलिएट करती थी। अब ये जो हाल ही में ये जो पेजर अटैक्स हुए 17-18 सितंबर को, उससे पहले जो है वो आपने देखा कि किस तरीके से चुन चुन कर हिजबुल्लाह के लीडर्स को इसराइल की जानिब से मारा गया। तो ये रिपोर्टली कहा जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह साहब ने बाकायदा तौर पर ईरान से ये कहा था, उनसे मुतालबा किया था कि आप इसराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक करें, लेकिन उस चीज़ को डिनाई किया ईरान ने, बिकॉज़ वो ये समझ रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास चल रहा है तो हमें वहाँ पर मौजूद होना है, तो उस वक्त ये एक्शन मुनासिब नहीं है। लेकिन आप ज़रा देखिए कि वहीं पर नेतन्याहू मौजूद थे और इसी दौरान हिजबुल्लाह के सरबराह को किस तरीके से टारगेट करके मार दिया गया। और फिर क्या ऐसी सिचुएशन में हमें ये लग रहा है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को अबेंडन कर लिया? बज़ाहिर तो ये नज़र नहीं आता, लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। वहाँ पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा से जब पूछा गया कि आप क्या समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह अपना दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना बंदोबस्त करना, साढ़े ना रहना। अब उसके साथ साथ दूसरा ये है कि ईरान की कैपेबिलिटीज़ का अपनी जगह, जो तस्करा मैं करना चाहूँगा वो आगे चल के करूँगा, लेकिन हमास ख़ुद ख़तरे में। अब ये देखिए कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट वहाँ से जो सामने आई, इसमें बताया गया कि याहिया सिंवार को भी टारगेट किया जाना था। टिप मिल गई थी कि वो कहाँ मौजूद हैं, वहाँ पर उन्हें असैसिनेट करने का प्लान था। लेकिन फिर चूँकि जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं उनके आसपास वो थे, उनको ह्यूमन शील्ड्स के तौर पर बतौर
इसराइल वो यूज़ कर रहे थे बकौल इसराइल। तो उसमें फिर ये है कि इस वजह से ये स्टेप नहीं लिया गया, वरना हमास के जो दूसरे सरबराह हैं उनको भी असैसिनेट किया जा सकता था, और अभी भी उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता कि वो कहाँ हैं। एक तो चीज़ ये हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि इसराइल के इतने एक्शंस के बावजूद ज़ाहिर है कि अगर उसको आपसे डर ही नहीं रहेगा तो फिर वो तो आगे बढ़ता चला जाएगा, और आज लबनान पे हमला कर रहा है, तो फिर उसके बाद कल ईरान की बारी है, तो फिर ईरान खामोश क्यों है? उसके क्या रीज़न्स हैं? उसके कई रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि जो फाइनेंशियल टर्मोइल है जिससे ईरान गुजर रहा है, ईरान बड़ी मुसीबतों से गुजर रहा है। आपको पता है कि जिस तरह से 2018 में अमेरिका जिस तरीके से न्यूक्लियर डील से वापस हुआ, उसके बाद से उन्हें मुश्किलात का सामना है। फिर इसराइल वक्तन फ़वक्तन उनके किसी ने कभी गैस की लाइंस को हिट कर दिया, कभी इधर हिट कर दिया, उससे भी बड़े डैमेजेस होते हैं। प्लस आप ये देखिए कि जब से ये इस्लामिक रेवोल्यूशन आई थी ईरान में, तब से लेके खुमैनी साहब की, तब से लेके आज जो उनकी रिजीम है वो अपने, कहा यह जाता है कि जो उनकी लेजिटिमेसी है वो लोएस्ट लेवल पर है। फिर जो इलेक्शंस वहाँ पर हो रहे हैं उसको भी लोग इतना उसके अंदर निकल कर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और जो ईरान की जो पॉलिसीज़ हैं टुवर्ड्स पीपल और टुवर्ड्स वेमेन, उसके ऊपर भी ख़ासा अंदर से उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और प्लस ये है कि ये भी एक इल्ज़ाम लगाया जाता है ईरान के अंदर से उस पर कि उन्होंने जो अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से प्रॉक्सी वॉर्स की वजह से, इसराइल के साथ जंग की वजह से ईरानी शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी की हैं, और उसकी वजह से आप देख लें कि अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर 10% पे है। फिर उसके बाद जो आप ये देख लीजिए कि जो इन्फ्लेशन है वो 50% को छू रही है। तो जब जंग आप किसी मुल्क से करने के लिए जाते हैं, और ख़ास तौर पर आपको पता है कि इसराइल के साथ डायरेक्ट वॉर की तरफ अगर जाता है ईरान, अगर उसको मुसल्लत की जाती है, तो वहाँ पर लाजमी तौर पर बराह रास्त मदद के लिए आएगा अमरीका। और अमेरिका से लड़ने की क्या कैपेसिटी रखता है ईरान? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया का मेरे ख्याल में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो अमेरिका से लड़ने की कैपेसिटी रखता हो। और फिर उसके साथ साथ जो है वो बाकी जो है वो अपनी प्रॉक्सीज़ को यूज़ कर रहा है, लेकिन इस वक्त सब खौफ का शिकार है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, हर कोई ये समझता है कि अब कोई भी इसराइल की पहुंच से दूर नहीं है। हसन नसरुल्लाह साहब नहीं थे, इस्माइल हानिया नहीं थे, बाकी जो चुन चुन कर हिजबुल्लाह की लीडरशिप, अलकुदस फोर्स की लीडरशिप को जिस तरह से टारगेट किया गया, तो उन्हें ये एक मैसेज मिल चुका है कि एनी वन कैन बी टारगेटेड एनी वेयर एनी टाइम। और उसकी वजह से अब काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। तो अब ईरान क्या करेगा? क्या ईरान फुल फ्लैज वॉर में जाएगा? क्या ये ख़त्ता फुल फ्लैज वॉर में जाएगा? अगर नहीं जाएगा तो हु इज़ गोइंग टू पुट अ स्टॉप टू इट? आई मीन, क्या अक़वाम मुत्तहिदा इसमें अपना रोल प्ले कर सकता है या करेगा? क्या दुनिया के ताकतवर मुल्क ये समझते हैं कि अगर उन्होंने इसराइल को वो कुछ करने दिया जो वो करने जा रहा है, तो उससे क्या उनकी बारी नहीं आएगी? क्योंकि इसराइल तो एक अमेरिका की नाजायज़ और बिगड़ी हुई औलाद का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन बाकी जो मुल्क हैं जो ये समझते हैं कि ये सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए, तो वो कब अपना रोल प्ले करेंगे?